प्यारे दोस्तों, आज हम प्यार एक एहसास कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी, तभी उसने सोचा कि वो करण के लिए कॉफ़ी बना दे। एक्चुअली करण हर बार रिति से पहले ही अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि रिति को खाना ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। वो किचन में गई और कॉफ़ी बनाने ही वाली थी, तभी वहाँ करण आ गया और उसने रिति को देखा पर कुछ कहा नहीं और वो कॉफ़ी बनाने लगा। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बना देती हूँ, रिति ने कहा और करण ने उसे शॉक होकर देखा। तुम्हारे सर पर चोट वोट लग गई है क्या? करण ने कहा। नहीं, मतलब कल से अजीब बर्ताव कर रही हो? करण ने पूछा। नहीं, एक्चुअली मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, रिति ने कहा। तुम खुद का ख्याल रख लो, वही बहुत है। अब जाके सो जाओ, इतना कहकर करण कॉफ़ी बनाने लग गया। लेकिन रिति वहाँ से नहीं गई और वो वहीं खड़ी रही। करण ने कॉफ़ी ली और उसने रिति की तरफ देखा। उसने देखा रिति फिर उसे घूर रही थी और अब वो अपनी एक आईब्रो उठाकर रिति को देखा। उसने रिति के साथ आई कांटेक्ट बनाया, लेकिन रिति फिर भी उसे देखे जा रही थी। करण भी उसे देखे जा रहा था, लेकिन वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि वो कब उसे देखना बंद करेगी, पर वो बस पागल की तरह उसे घूरे जा रही थी। करण ने फाइनली बोला, ऐसे कब तक घूरने का इरादा है? पता नहीं, रिति ने बोला। व्हाट? करण ने बोला। तभी रिति को पता चला वो क्या बोल रही थी। मेरे कहने का मतलब था, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि तुम कॉफ़ी बना रहे थे, तो सोचा मुझे पता चलेगा कि कॉफ़ी को और ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाना है, रिति ने बहाना बनाते हुए कहा। वियर्ड, इतना बोल के वो अपनी आंखें घूमते हुए अपना कप लेके वहाँ से चला गया। कहीं मेरे सर में सच में चोट वोट तो नहीं लग गई? मैं उसे घूरी क्यों रही थी? इतना मत सोच रिति, मत सोच इतना, बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, ये नींद क्यों नहीं आ रही? एक काम करती हूँ, कोई हॉरर मूवी देख लेती हूँ। तो वो उठकर हॉल में चली गई। फिर वो मूवी सेलेक्ट कर रही थी। ये ठीक, ये वाली देख लेती हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। लेकिन अकेली कैसे देखूंगी? उसने थोड़ा सोचा। फिर वो करण के रूम की तरफ गई। उसने देखा करण कोई फाइल पढ़ रहा था। जैसे ही करण ने उसके कदमों की आहट सुनी, उसने ऊपर देखा। क्या? करण ने कहा। वो मैं ना सोच रही थी कि कोई मूवी देख लूँ, पर अकेले नहीं देख सकती, रिति ने कहा। तो करण ने पूछा, क्या? तो तुम मेरे साथ मूवी देख लो ना, रिति ने कहा। व्हाट? मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना होता है, मैं देर तक नहीं जाग सकता, उसने ये बोला। पर रिति सैड हो गई, तो उसने बोला, ओके फाइन, चलो। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और रिति भी उसके पीछे गई। वो सोफे पे बैठ गया और रिति भी उसके साइड में बैठ गई। कौन सी मूवी देखनी है? करण ने पूछा। कंजर्शन, रिति ने कहा। व्हाट? सिंचान ही देखो तो, करण ने हंसते हुए कहा। उसे लगा कि अब वो लड़ेगी उसके साथ इस टॉपिक पे, पर रिति ने बस स्माइल की और मूवी शुरू कर दी। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने बस यही जाने दिया। वो दोनों फिल्म देख रहे थे और करण ने वो फिल्म पहले देखी हुई थी, बट रिति फर्स्ट टाइम देख रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो धीरे धीरे करण के नज़दीक जा रही थी। डर के मारे उसने करण की शर्ट पर पकड़ बना ली। करण ने उसकी तरफ देखा और फिर मूवी देखना कंटिन्यू किया। बट थोड़ी देर बाद एक बहुत हॉरर स्कैन आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, आ! करण ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? लेकिन वो रोने लगी। प्लीज़ बंद कर दो इसे, ये बहुत डरावना है। अरे डरो मत, वो सिर्फ एक मूवी है, कुछ नहीं होता, रिलैक्स, करण ने कहा। नहीं, मुझे नहीं देखना, आगे उसने रोते हुए बोला। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। ये कहकर उसने मूवी बंद कर दी। देखो, तुमने ही बोला था कि तुम्हें ये मूवी देखनी है, अब रोना बंद कर दो और सो जाओ, कुछ नहीं होता, तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है, करण ने उसे समझाते हुए कहा। अगर वो मेरे सपने में आ गया घोस्ट तो? और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, और हुआ भी तो मैं हूँ ना, करण ने कहा। तो आज मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? रिति ने पूछा। नहीं, करण ने सीधा मना कर दिया। पर अब मुझे अकेले में डर लगेगा, प्लीज़, रिति ने रिक्वेस्ट की। तो वो बोला, ठीक है, आज मेरे रूम में सो जाओ, बट चिपकना मत, बस। पक्का, रिति ने बोला। करण और रिति करण की बेड पर सो रहे थे, थोड़ी दूरी पर। रिति को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बोली, करण। क्या? करण ने रिप्लाई किया, कैन आई हग यू?
उसकी ऐसा बोलते ही वो शॉक हो गया और बोला, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रिति ने बोला, मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं, एक बार में समझ नहीं आता क्या? इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रिति चुप हो गई और फिर उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन डर तो लग रहा था उसे, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी उसको, तो डर के मारे रोना भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो करण को फोर्स नहीं कर सकती थी उसे कंफर्ट करने के लिए। ओह गॉड, अब मैंने इस पे क्यों गुस्सा किया? सी वॉज जस्ट आस्किंग फॉर हग, क्योंकि उसे डर लग रहा था, करण ने सोचा। करण ने आंखें खोली और वो थोड़ा रिति की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रखा और प्यार से बोला, देखो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फिल्म है और मैं हूं ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है? और अगर तुम्हारा डर मेरे हक से कम हो जाएगा तो तुम चाहो तो मुझे हक कर सकती हो। तुम गुस्सा नहीं करोगे? रिति ने पूछा और करण ने बस अपना सर ना में हिलाया। रिति ने करण को हक किया, लेकिन करण उसे हक नहीं किया और इस चीज़ को रिति ने नोटिस नहीं किया क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ डरी हुई थी और जल्दी से सोना चाहती थी। वो सो गई पर करण नहीं सो पाया। वो बस सोच रहा था कि उसने कभी कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो शुरू से कृतिका के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के सपने देख रहा था। कृतिका उसकी आइडियल टाइप थी, स्मार्ट, मैच्योर और उसकी सोच बिल्कुल करण की जैसी थी। और जो चीज़ करण को कृतिका में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी वो ये थी कि वो अपनी फैमिली को खुद से पहले रखती थी। लेकिन अब करण के मन में कृतिका के लिए गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। अगर सीधा मना कर देती तो इतना नहीं सोचता, लेकिन तुमने मुझे तुमने तुमने मुझे साथ रहने का प्रॉमिस देकर मुझे धोखा दिया। आई हेट यू कृतिका। नेक्स्ट डे करण और रिति खाना खा रहे थे, तभी रिति ने बोला, क्या तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? करण ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए ड्राइवर को भेज दूंगा। थैंक यू, रिति ने हंसते हुए कहा। करण को उसका थैंक यू भी अजीब लगा, पर फिर उसने स्माइल के साथ कहा, वेलकम। रिति और वंश अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे क्योंकि अभी प्रोफेसर नहीं आए थे। यार कब आएंगे ये प्रोफेसर? अगर इन्हीं को टाइम की वैल्यू नहीं होगी तो कैसे चलेगा? रिति ने कहा, बंद कर अपना ड्रामा, कभी कभी चलता है। वो आने तक वो आने तक हम टाइम पास करते हैं। मुझे पता है, मैं ना अपनी मम्मी के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, उनका बर्थडे आ रहा है ना, वंश ने कहा। तो ये सब क्यों कर रहा है? कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर दे उन्हें, रिति ने कहा। क्योंकि मैं बस उनको स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, वंश ने स्माइल करते हुए कहा। रिति ने उसकी तरफ ओ फेस बनाकर देखा। तुझे भी करना चाहिए, वंश ने उससे कहा। मैं अपनी मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें कभी मेरी एफर्ट की कदर नहीं है। वो हमेशा यही कहती हैं कि मुझे बस नौटंकी करना पसंद है और दिखावा भी। तुझे तो पता है वंश मेरे पेरेंट्स कैसे हैं? रिति ने उदास होकर कहा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये सब पेरेंट्स के लिए किया जाए। मतलब कोई भी इंसान जो तेरा ख्याल रखता है, तेरी चिंता करता है, उसको कुछ स्पेशल तो देना चाहिए, वंश ने कहा। रिति कॉलेज से घर आ गई और वो आकर सोफे पर बैठ गई, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखी तो वो करण का फ़ोन था। वो इतनी खुश हो गई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन उठा लिया और एक्साइटमेंट के साथ बोला, हेलो। उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर कंफ्यूज हो गया और कहा, क्या क्या हुआ? तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, रिति ने नर्वस होकर बोला। तुमने कॉल क्यों किया? बाय द वे, मैं बस जानना चाहता था कि तुम ठीक से घर पहुंच तो गई हो ना? करण ने कहा। हाँ मैं पहुंच गई, रिति ने कहा। ठीक है फिर बाय, इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इतनी जल्दी फ़ोन काट दिया, रिति ने कहा, पर उसे अच्छा लगा कि करण को उसकी फिक्र है। फिर अचानक उसके दिमाग में वंश की बात आई। हाँ, जो ख्याल रखता है उसके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। वैसे करण ने भी मेरी हेल्प की थी, मेरे ख्याल भी रखता है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अभी उसके आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। करण ऑफिस से घर आया और अचानक से रिति उसके सामने आ गई। तुम आ गए? रिति ने उसके हाथ से बैग ली और उसे साइड में रखा और कहा, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मेरे लिए? करण ने शॉक होकर कहा, हाँ तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने करण का हाथ पकड़ा और उसे खींचते ही डाइनिंग टेबल के पास ले गई। ये देखो, उसने टेबल पर रखे डिश को देख कर कहा। अपनी फेवरेट डिश देखकर करण एक्साइटेड
होकर कहा, वाओ ये तो मेरा फेवरेट है। तो टेस्ट करने ही वाला था कि वो रुक गया और बोला, एक मिनट, ये तुमने बनाया है? हाँ, तुम्हें पता है, मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा तुम्हें क्या पसंद है, और मैंने उनसे पूछ कर ही ये बनाया। रिति ने बिल्कुल खुश होकर कहा, ओह, पर ये सब क्यों किया तुमने? करण ने पूछा। तुम्हारे लिए। बताओ ना कैसा है, रिति ने कहा। पर करण को उसे टेस्ट करने में भी डर लग रहा था, क्योंकि जब पहली बार उसने रिति के हाथ का खाना खाया था तो उसका पूरा टेस्ट खराब हो गया था। टेस्ट करो ना, रिति ने कहा। करण ने एक लंबी सांस ली और उसने खाना टेस्ट किया, लेकिन उसे खाकर वो एकदम चौंक गया। ये सच में तुमने बनाया है? पर कैसे? आई मीन इट्स रियली हार्ड टू बिलीव, इट्स रियली टेस्टी। इतना कहकर करण एक चेयर पे बैठ गया और सीधा खाने लग गया। सच में अच्छा बना है? रिति ने खुश होकर पूछा और उसके साइड वाली चेयर पे बैठ गई। अरे हाँ, तुम भी टेस्ट करके देखो, इतना कहकर करण ने रिति के सामने चम्मच दिखाकर बोला। रिति ने स्माइल किया और करण के हाथों से एक बाइट खा ली। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। रिति बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो दोनों खाना खाने लगे। तभी करण ने रिति की तरफ देख कर कहा, वैसे तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मतलब तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो ना, वंश ने कहा। क्या मेरे लिए खाना बनाने के लिए? करण ने कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं, वो कह रहा था कि जो हमारा ख्याल रखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, रिति ने एक्सप्लेन करके कहा। पर मैंने कहा तुम्हारे पर मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ किया। अरे तुमने जो मेरी उस दिन हेल्प की, और आज भी तुमने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं पहुंच गई या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं की, पर फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, रिति ने कहा। पर तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। इट्स वॉज नॉट बिग डील, करण ने कहा। लेकिन मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरे लिए किसी ने आज तक इतना भी नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। इवन शादी के बाद उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर, अगर मेरी जगह दीदी होती तो वो शायद रोज़ फ़ोन करके पूछते कि वो कैसी हैं। और शायद मेरी जगह यहाँ दीदी होती तो तुम कभी भी इतना इरिटेट फील नहीं करते। रिति को पता भी नहीं चला कि वो बात करते करते साइलेंटली रोने लगी। करण बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि वो क्यों अचानक से रोने लग गई, और उसे बुरा भी लगा, क्योंकि उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो सच में बहुत दर्द में थी। और जब उसने ये कहा कि अगर उसकी जगह कृतिका होने पर करण को इरिटेट फील नहीं होता, तब करण को ऐसा लगा कि वो उसकी वजह से रो रही है। और वो खुद भी जानता था कि उसकी जगह अगर कृतिका होती तो वो सच में बहुत खुश होता। पर इसमें रिति की कोई गलती नहीं थी। देखो, तुम उदास मत हो, और मैं कभी तुम्हारे औरों इरिटेट और मैं कभी तुम्हारे साथ इरिटेट फील नहीं होता, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कभी तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। बस तुम रो मत। नहीं, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं था। मुझे बस आज अच्छा लगा कि तुमने पूछा कि मेरे बारे में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सच में मेरे बारे में नहीं सोचते। उनके लिए मैं हमेशा सेकेंड चॉइस थी, रिति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या मतलब? लेकिन तुम तो छोटी हो, फिर ऐसा क्यों? करण ने पूछा। क्योंकि मैं दीदी की तरह उनकी असली बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर करण एकदम शॉक हो गया और उसने कहा, क्या? हाँ, वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, वो मेरे चाचा और चाची हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, लेकिन मुझे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मतलब वो मुझे सब कुछ देते थे जो चाहिए था, सिवाय उनकी प्यार और अटेंशन की। मतलब वो मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते ही नहीं थे, बस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के झेल रहे थे। लेकिन तुम्हें पता है, मेरी दीदी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे कभी कभी उनसे जेलसी होती है, क्योंकि वही अकेली जिन्हें उनका सारा प्यार अटेंशन तारीफ मिलती थी। और फिर इतना कहकर उसकी आंखों में फिर आंसू बहने लगे, और करण बस उसकी बातें सुन रहा था। और वो शॉक्ड था, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि रिति अडॉप्टेड होगी, और अब उसे रिति के लिए बुरा लग रहा था। और जब वो समझ गया कि रिति का स्वभाव कृतिका से इतना अलग क्यों है, वो इतनी मुफट और बदतमीज क्यों है, उसने बिना कुछ सोचे समझे रिति को हक कर लिया। उसे बस कंफर्ट करना चाहता था, और रिति ने भी उसे हक किया, क्योंकि वो सच में रोना चाहती थी। थोड़ी देर बाद, थोड़ी रोने के बाद रिति ने करण से अलग होते हुए कहा, मुझे तुम्हें भी सॉरी बोलना था। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी उस दिन हेल्प की। करण ने बस उसे एक स्माइल दी, और रिति ने फिर कहा, मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। देखो, मेरी लाइफ में कुछ ही लोग हैं जिन्हें मेरी परवाह है, मतलब सिर्फ दीदी, वंश और तुम्हारे मम्मी पापा भी। क्या मैं तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर लूँ? क्या तुम्हें मैं अपना दोस्त बोल सकती हूँ? रिति ने कहा।
ठीक है, आज से तुम मेरी दोस्त, करण ने स्माइल करते हुए कहा। सच में थैंक यू, रिति ने खुश होकर कहा। पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे दोस्त रोते हैं, उसने रिति के आंसू पोंछते हुए कहा। रिति ने बस उसे एक स्माइल दी। करण और रिति एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल होने लगे थे और रिति अब करण को पसंद करने लगी थी, पर उसने कभी कहा नहीं। और दूसरी तरफ करण हमेशा रिति को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन उसकी की हुई हर चीज रिति को मजबूर कर रही थी करण के प्यार में पड़ने के लिए। ऐसे ही एक दिन करण ऑफिस से घर आया। वो सीधा अपने कमरे में जाने ही वाला था कि रिति अपने कमरे से भागते हुए खुशी से चिल्लाते हुए करण के पास आई और उसे जोर से हक किया। करण, अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? करण ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। करण, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो तो दिख रहा है, पर क्यों? करण ने पूछा। आज ना मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन देना था और मैंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया कि मेरे डिज़ाइन को सबसे प्राइसेस किया और मैं इतनी खुश हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी क्लास ने मेरी तारीफ की। अब मुझे सेम प्रेजेंटेशन कॉलेज के इवेंट में देना है। रिति ने खुश होकर कहा। अरे वाह, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो और ये तो सेलिब्रेशन की बात है, करण ने कहा। सच्ची? रिति ने एक्साइटेड होकर कहा। हाँ, चलो जाओ, तुम रेडी होकर आओ, हम बाहर चलते हैं। यू आर सो नाइस। रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। करण रिति को एक रेस्टोरेंट में ले आया जहाँ कोई पार्टी चल रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? रिति ने करण से पूछा। आज इस होटल का ओपनिंग इवेंट है एंड गेस वॉट? रिति ने करण के जवाब के लिए सीरियसनेस दिखाई। ये होटल मैंने डिजाइन किया है। ये, करण ने कहा। सच्ची? रिति ने एक्साइटेड होकर पूछा। करण ने बस अपना सिर हिलाया। होटल तो अच्छा है, तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, रिति ने कहा। तभी वहां पर एक आदमी उनके पास आया और बोला, ओह हेलो मिस्टर करण, थैंक यू सो मच कि आप आए। करण ने उसे एक स्माइल दी और कहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रिति, ये इस होटल की ऑनर है, मिस्टर वर्मा, और मिस्टर वर्मा ये रिति है। उसके ऐसा कहते ही रिति ने एक्साइटमेंट में बोला, करण की वाइफ। ओह नाइस टू मीट यू मिस्टर मिसेस कश्यप, प्लीज एंजॉय द पार्टी। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। तुमने ये क्यों कहा? करण ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। रिति ने उसकी बात करने के तरीके से बहुत हर्ट हुआ, तो उसने कहा, मैंने क्या किया? कुछ गलत कहा क्या? मैं तुम्हारी वाइफ हूं ना रिति, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, करण ने थोड़ा गुस्से से कहा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही शर्म आ रही है मुझे अपनी वाइफ कहने में, तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों हो? अकेले आ जाते। इतना कहकर रिति वहां से बाहर चली गई। रिति रुको, आई एम सॉरी, करण ने उसे पीछे से आवाज दी, पर वो रुकी नहीं। रिति गाड़ी में बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा, और इसकी वजह ये थी कि करण ने बहुत दिनों बाद उसे इस तरह की बात की। वो रो रही थी, तभी कोई गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। रिति ने उस इंसान को देखा और वो रिति ने उसे देखा और वो कोई और नहीं, करण था। रिति ने अपना मुंह मोड़ लिया और करण ने कहा, अरे यार, आज तो सब अच्छा ही होने वाला था, पर एक बेवकूफ इंसान ने गुस्सा कर दिया और हमारी मैडम दुखी हो गई। रिति ने उसे गुस्से से देखा और करण ने क्यूट आवाज में कहा, अरे अरे अरे, लगता है मैडम सच में गुस्सा है। चलो, फिर मैडम का मूड ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, रिति ने कहा। आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता कोई भी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह सकता है, करण ने कहा। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ, तो मैं तुमसे गुस्सा भी हो सकती हूँ जब तक मेरा मन हो। इतना कहकर उसने फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। चलो फिर देखते हैं, इतना कहकर करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करण ने गाड़ी एक आइसक्रीम के स्टॉल के सामने रोक दी। वो गाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन रिति नहीं उतरी। तो वो रिति की साइड में गया और बाहर से उसके लिए दरवाजा खोला, लेकिन रिति ने फिर अपना मुंह मोड़ लिया और वो नीचे भी नहीं उतरी। ओह, मामला गर्म है, इसे तो ठंडा करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो वहां से स्टॉल के पास चला गया। वो थोड़ी देर के बाद गाड़ी के अंदर आकर बैठा और बोला, रीति, ये देखो, तुम्हारे गर्मा गर्म गुस्से को ठीक करने के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ। मैं स्ट्रीट की आइसक्रीम नहीं खाती, रीति ने करण को अपनी आंखें दिखाते हुए कहा। क्या तुम्हें स्ट्रीट की आइसक्रीम नहीं पसंद? कृतिका को तो बहुत पसंद है। ये सुनकर रीति शॉक हो गई और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? करण ने बोलने के लिए खुद को कोसा, क्योंकि रीति को भी करण और कृतिका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं था। तो करण ने बस बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, वो उसी ने कहा था एक बार कि उसे यह
आइसक्रीम बहुत पसंद है पर मुझे नहीं खानी ये, इट्स सो अनहाइजेनिक और इससे हेल्थ भी खराब होती है। रिति ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, ऐसा कुछ नहीं होता, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है और तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें प्यार हो जाएगा इससे, प्लीज़ एक बार। इतना कहकर करण ने उसके मुंह में चम्मच से आइसक्रीम स्टफ कर दी। ओ वाह, ये तो सच में अच्छी है बट हेल्दी नहीं है, रिति ने कहा। वो जो भी सोचो पर तुम्हें अच्छा तो लगा, तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल हवा में उड़ गया, करण ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, वो कभी कभी अनहेल्दी खाने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर उसने करण के हाथ से आइसक्रीम छीन ली। वो आइसक्रीम खा रही थी और करण बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगी। रिति ने बाहर देखा और आइसक्रीम को साइड में रखकर बोली, वाह करण देखो बारिश हो रही है। हाँ, देखा मैंने। करण की बात पूरी होने से पहले रिति ने अपने साइड वाला डोर खोला और बाहर चली गई। अरे ये क्या कर रही हो, बाहर बारिश हो रही है, करण ने चिल्लाकर कहा और वो भी बाहर चला गया। वो रिति के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, रिति ये क्या कर रही हो तुम, चलो यहाँ से वरना बीमार पड़ जाओगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करोगे क्या। रिति बारिश हो रही है, चलो यहाँ से, करण ने कहा। अरे बारिश हो रही है इसलिए मुझे इंस्टा पर फोटो डालनी है, खींचो ना, रिति ने कहा। मैं कोई फोटोग्राफर लगता हूँ क्या, करण ने कहा। तो क्या हुआ, वंश तो मेरे लिए ये सब करता है और मेरे साथ रील्स भी बनाता है, तो तुम मेरी फोटो खींचने के लिए थोड़ा भीग नहीं सकते, रिति ने कहा। नहीं, वो वंश पागल है, उसे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है, पर अब तुम बीमार पड़ जाओगी। वो जान वो जाने दो, देखो मैं वहां जाकर खड़ी होती हूँ, तुम मेरी फोटो खींचो, ओके। इतना कहकर रिति वहां से जाने ही लगी थी कि करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर रिति अपना बैलेंस खोकर गिरने वाली थी, लेकिन करण ने उसे पकड़ लिया। करण ने दोनों हाथों से रिति की कमर को पकड़ रखा था और रिति के दोनों हाथ करण के शोल्डर पे थे। वो करण की आंखों में खो गई। वो पूरी तरह से भीगा हुआ नहीं था, लेकिन उसके गीले बाल उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। करण भी बस रिति की आंखों में देख रहा था। उसने बिना आई कांटेक्ट तोड़े रिति को अपनी बाहों में उठा लिया और रिति अब भी करण को ताड़ रही थी। तभी करण ने कहा, रिति। हाँ, रिति नहीं रिप्लाई दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, करण ने एकदम प्यार से बोला। बोलो। वो उसके कान की तरफ बढ़ा और धीरे से कहा, बारिश बहुत जोर से हो रही है तो हम घर जा रहे हैं, सो द फोटो दो फोटो शूट इज रद्द। उसकी ये बात सुनकर रिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये कहना था। करण ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और गाड़ी के पास गया। उसने दरवाजा खोला और रिति को अंदर बिठा दिया और फिर वो खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ गया और वो घर के लिए निकल गए। और पूरा टाइम रिति बस करण को घूर रही थी, क्योंकि उसे आज वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। वो दोनों घर पहुंच गए और कपड़े बदलने के बाद रिति ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। तभी करण उसके रूम में आया और रिति ने ड्रायर को साइड में रखकर कहा, तुमने कपड़े बदल भी लिए। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले ही उसे छींक आ गई। मैंने कहा था ना बीमार पड़ जाओगी, देखो अब ये लो, मैंने तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाकर लाया हूँ, इससे तुम्हें सर्दी नहीं होगी। रिति ने स्माइल की और वो करण के पास गई। वो उससे हाइट में बहुत छोटी थी, तो वो टिप टॉक करके थोड़ा उसके लेवल तक गई और उसके लेफ्ट चिक पर किस किया और बोला, तुम कितने अच्छे हो। रिति के इस हरकत की वजह से करण शॉक हो गया। करण, तुम्हें पता है तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर रिति ने उसके हाथ से कप ले लिया और चाय पीते हुए बेड पर बैठ गई। गुड नाइट। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने रिति से थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे डर था कि रिति को इसकी आदत ना लग जाए, और रिति ने इस बात को नोटिस नहीं किया। कुछ दिन बाद करण ऑफिस गया हुआ था, लेकिन रिति आज कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि आज करण का बर्थडे था और रिति उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। उसने पूरे लिविंग रूम को डेकोरेट किया था और उसने करण के लिए अपने हाथों से सूट डिजाइन किया था। उसने पूरा मन बना लिया था आज करण को अपने दिल की बात बताने का। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने करण को बोला था कि आज उसका मन नहीं है कॉलेज जाने का, और करण ने भी उससे कुछ नहीं कहा। रिति ने उसे आज जल्दी आने के लिए बोला था और उसने हाँ भी बोल दिया। हाँ भी बोला, पर उसे अपना बर्थडे याद नहीं था और काम के चक्कर में वो भूल गया कि उसे घर जल्दी जाना था। वो करण का इंतजार कर रही थी, पर वो आया ही नहीं। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो सीधा उसे लेने चली गई। करण अपने ऑफिस में बैठकर अपने एक एम्प्लॉय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और रिति अंदर आ गई। करण और उस एम्प्लॉय ने दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हें कहा था ना जल्दी आना, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, वो करण की तरफ जाते हुए बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो, करण ने रिति को देखकर कहा।
क्या मतलब? यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो ये सब रखो और जल्दी चलो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रिति ने उसके हाथ से फाइल छीनते हुए कहा। रिति, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा रुको, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, करण ने कहा। मैंने कहा चलो अभी के अभी, बाद में कर लेना ये सब काम। रिति ने फाइल को साइड में रखा और करण का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें सब फ़ोन में समझा दूंगा, करण ने अपने एम्प्लॉय से कहा और रिति उसे बाहर ले गई। वो एम्प्लॉय ये सब देखकर शॉक हो गया क्योंकि करण थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर इंसान था। अगर उसके कैबिन में कोई बिना परमिशन के आए तो उसे पसंद नहीं, और अगर उसके काम में कोई डिस्टर्ब करे तो फिर तो मानो वो उस इंसान की जान ले ले। पर आज जब रिति आई तो उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रिति और करण घर पहुंच गए। करण ने बहुत बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रिति ने करण की आंखों को अपने हाथों से कवर कर लिया और लिविंग रूम में जाने लगी। रिति, ये क्या कर रही हो? करण ने पूछा, लेकिन रिति ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपना हाथ हटाया और बोला, हैप्पी बर्थडे। करण ने अपने आसपास देखा और ओह, ये सब तुमने किया? हाँ, कैसा लगा तुम्हें? रिति ने हंसते हुए पूछा। कुछ ज़्यादा ही मेहनत की तुमने, पर बहुत अच्छा किया, थैंक यू, करण ने कहा। अरे अभी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, मेरे पास रुको। इतना कहकर वो भाग के अपने कमरे में गई और एक गिफ्ट बॉक्स लेकर वापस आई। ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। अरे वाह, चलो इसे चलो इसे केक कट करने के बाद खोलेंगे। वो इतना कहकर केक टेबल के पास जाने ही वाला था, तभी रिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने उसकी तरफ देखा। करण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। करण, तुम्हें पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होते हो। जब भी तुम अपनी जुबान से मेरा नाम लेते हो ऐसा लगता है मैं कोई बहुत स्पेशल हूँ। जितना ख्याल तुम मेरा रखते हो ना, उतना किसी ने नहीं रखा। तुम बहुत प्यारे हो करण। रिति की बातें सुनकर करण को अजीब सा डर लग रहा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि वो क्या बोलने वाली है, और तभी उसने करण का हाथ अपने हाथों में लिया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, मुझे प्यार होने लगा है तुमसे। आई लव यू करण, आई लव यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम चुप क्यों हो करण? प्लीज कुछ बोलो। करण ये दिन कभी नहीं देखना चाहता था, और ना ही उसने सोचा था कि उसे ये दिन देखने को मिलेगा। उसने रिति को काउच पर बिठाया और वो भी उसके साइड में बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो रिति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। इसे प्यार नहीं कहते, ये प्यार नहीं है। करण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ऐसा मत बोलो प्लीज़, रिति ने कहा। नहीं, ये प्यार नहीं है, तुम बस मुझसे अट्रैक्ट हो, इसे प्यार नहीं कहते। प्यार बहुत अलग बात है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे प्यार नहीं होता। तुम्हारा मेरे साथ कोई मेल नहीं है। इवन ये शादी सिर्फ एक हादसा समझ लो इसे। मैं तो तुम्हें वैसे भी 6 महीने के बाद डाइवोर्स देने वाला हूँ तुम्हें, करण ने कहा। और अब रिति बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए, इसलिए उसने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई। करण, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लूँगी, या फिर तुम मुझसे नाराज़ हो। देखो, तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो सॉरी, मैं कभी तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। तुम्हें नहीं पसंद ना, तो मैं कभी किसी के सामने खुद को तुम्हारी वाइफ नहीं बोलूँगी। जैसे जैसे रिति बात कर रही थी उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगा था। वो रो रही थी। रिति प्लीज़। करण, तुम मेरी करण, तुम बताओ मेरी क्या गलती है? वो वहाँ से उठी और उसने वो गिफ्ट को खोला और उसे सूट निकाल कर दिखाया। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। मैं लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारे तरह बहुत बड़ा नाम बनाऊंगी मार्केट में। फिर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी मुझसे अपनी वाइफ कहते हुए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट केक लाया है। तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ। फिर और कुछ भी बाकी है तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। अब से मैं बिल्कुल समझदार बन के रहूँगी। करण प्लीज़, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, तुम बस बोल के तो देखो। करण प्लीज़। रिति की ऐसी हालत को देखकर करण को भी बहुत दर्द हुआ। वो उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल पागल की तरह बातें कर रही थी। करण अपनी जगह से उठा और उसने रिति के हाथ से सूट लेकर उसे साइड में रखा और कहा, रिति रिलैक्स, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ये सब प्यार लग रहा है, पर ये सब तुम्हारा बचपना है।
नहीं करण, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, तुम बस एक बार बोल के देखो। तुम क्यों मेरे प्यार को नहीं अपनाना चाहते? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो, बस एक बार, रिति ने रोते हुए कहा। रिति प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मान सकता एट एनी कास्ट, करण ने उसे समझाते हुए कहा। पर क्यों नहीं मान सकते? तुम नहीं करते मुझसे प्यार? क्या कमी है मुझ में? मैं सुंदर नहीं हूँ या कपड़े पहनने का सेंस नहीं है मुझे? मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगी। अपना मुंह भी नहीं खोलूंगी। बस एक बार मुझसे प्यार करके देखो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो, रिति ने बोला। रिति प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम जैसी भी हो वैसी ही अच्छी हो। तुम्हें कभी किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। लेकिन आई एम सॉरी रिति, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कभी देख पाऊंगा। और तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ दिनों बाद तुम भी इसे भूल जाओगी, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने कॉफ़ी टेबल से फ्लावर वॉस उठाया और गुस्से से उसे दीवार में फेंका। करण उसके बिहेवियर से शॉक हो गया और रिति चीखते हुए बोली, तुम बार बार मेरे प्यार को अट्रैक्शन बोलना बंद करो। और क्यों नहीं मानना चाहते हो मुझे अपनी वाइफ? क्या कमी है मुझ में? और तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो तो मेरे लिए इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे? क्यों मेरे लिए वो चाय बनाकर लाए थे? क्यों मुझे बाहर ले जाते थे? क्यों मेरे लिए तुम उस दिन उन लोगों से लड़े थे? क्यों बचाया मुझे? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि जीऊँ या मरूँ? क्यों तुमने मेरे दिल में जगह बनाई अपने लिए? क्यों? रिति प्लीज़ काम डाउन। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं चाहता था तुम खुश रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करण ने कहा। अब रिति और दुखी हो गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब तुम्हें भी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती हूँ? तुमने भी दिखा दिया कि मैं प्यार करने के काबिल ही नहीं हूँ। सब की तरह तुमने भी साबित कर दिया कि मैं इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था मुझे। मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। ठीक है, तुम निभाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मिस्टर करण कश्यप, आज के बाद मेरे पास मत आना, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दया की भीख। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ रोते रोते भाग गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पे बैठकर रोने लगी। करण भी उसके पीछे गया और उसने दरवाजे पे नॉक किया। रिति प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम मुझे गलत समझ रही, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरी बात सुनो प्लीज़, बस एक बार प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और बस रोती रही। करण ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद से बोला, बुलबुल का इस सिचुएशन में बुलबुल, हाँ, इस सिचुएशन में वही मेरी हेल्प कर सकती है। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे को देख कर कहा, जब भी उसे पता था उसे जवाब नहीं मिलेगा। रिति देखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो और कहीं मत जाना, ओके? मैं अभी वापस आ जाऊँगा। रिति ने कुछ नहीं कहा और करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और बाहर चला गया। करण बुलबुल के घर में उसके सामने बैठा हुआ था। करण, तू क्यों नहीं अपनाना चाहता उसे? मान ले तू भी करता है उससे प्यार, कृतिका को भूल जा, अब वो नहीं आने वाली वापस, बुलबुल ने कहा। बुलबुल, ये कृतिका की वजह से नहीं है, अब वो वापस आ भी गई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट रिति, वो बच्ची है, उसे समझ नहीं है कि उसे क्या करना है। करण आगे कुछ बोले उससे पहले बुलबुल ने उसकी बात काटते हुए कहा, करण, वो तुमसे उम्र में छोटी है, लेकिन वो बच्ची नहीं है, उसे सही और गलत की समझ है। एंड इफ़ यू ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम कृतिका, देन वाई कांट यू एक्सेप्ट योर प्रेजेंट? चलो मान लिया मैं अब कृतिका से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं रिति से भी प्यार नहीं करता। टोल्ड यू, वो बहुत छोटी है मुझसे, हम दोनों बहुत अलग हैं, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैंने उसे हर्ट किया, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोच लो यार, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, एंड एट द सेम टाइम मैं उसका दिल रखने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। इट्स रियली टफ सिचुएशन फॉर मी, और मैंने उसके लिए ये सब इसलिए किया ताकि वो खुश रह पाए, क्योंकि उसकी लाइफ में सिर्फ बचपन से ही प्रॉब्लम्स है, पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में इससे झूठी उम्मीद जाग जाएगी, और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, करण ने कहा, और उसकी बातों से साफ दिख रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। बुलबुल ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, करण, मैं समझ रही हूँ तेरी बात, टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट इट। करण ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। ओके फाइन, ठीक है, तुझे नहीं है उससे प्यार, बस, बट अब सुन, तू उसको थोड़ा अकेला छोड़ दे,
थोड़ा अकेला छोड़, टाइम दे, और जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे बात कर लेना, उसे समझा देना। ओके, बुलबुल ने कहा, लेकिन करण ने जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर से बोला ओके। इस बार करण ने बस अपना सिर हिलाया और वो अपनी जगह से उठ गया और बोला, अब मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। बुलबुल ने अपना सिर हिलाया और वो जाने ही वाला था कि वो फिर से पलट गया और बोला, वैसे ये आलोक कहाँ है? एक्चुअली वो एक केस के सिलसिले में दिल्ली गया है, बुलबुल ने कहा। क्या इस आदमी में इतनी भी अकल नहीं है? ऐसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले छोड़कर जाता है कोई? अब उसके लिए केस तेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करण ने कहा। कल आ जाएगा, इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, बुलबुल ने कहा। बट स्टिल उसे तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था अकेले। कुछ हो गया तो? करण ने गुस्से से कहा। अभी बहुत टाइम है, मेरा पेट भी नहीं निकला अब तक, तो मैं ठीक हूँ, बुलबुल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अब जाता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रीति बस अपने कमरे में रो रही थी और सोच रही थी, सब मेरे साथ यही करते हैं, कोई भी प्यार नहीं करता मुझसे। क्या मैं बस इसी लायक हूँ कि हर कोई बस मुझे बोझ समझता है? वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मुझे वो पसंद नहीं करता? वो रो रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और बाहर से आवाज़ आई, रीति दरवाज़ा खोलो, चलो खाना खा लो, करण ने कहा। पर रीति ने जवाब नहीं दिया। देखो, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो प्लीज़, तुम बीमार पड़ जाओगी ऐसे। देखो, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो अंदर आ जाऊंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा की है तुम्हारे रूम की। रीति ने फिर जवाब नहीं दिया तो करण चाबी लेने चला गया। रीति बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट लेकर ओढ़ लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। करण ने दरवाज़ा खोला और देखा रीति सो गई। वो उसके पास गया और उसने रीति के सूखे हुए आंसू देखे। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसकी नाक बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर करण को बहुत दर्द हुआ। उसने बस उसके बाल सहलाए और चला गया। अगले दिन करण ऑफिस के लिए रेडी होके बाहर आया और टेबल पे जाके बैठा और उसने मैड से पूछा, रीति नहीं आई अब तक? वो तो कॉलेज गई, मैड ने कहा। चली गई बस से? करण ने पूछा। नहीं, वो उनके दोस्त आए थे उनको लेने और वो चले गई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। क्या? करण भी बिना खाए ऑफिस चला गया। वंश और रीति कॉलेज के गार्डन में बैठे थे क्योंकि उनकी क्लास ऑफ थी। रीति, क्या हुआ तुझे? आज इतनी साइलेंट क्यों है? कुछ नहीं बोल रही, सुबह से तेरी तबीयत तो ठीक है ना? लगा, वंश ने पूछा, क्योंकि उसे रीति का बिहेवियर अजीब लगा। कुछ तो बोल, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर। क्या हुआ तुझे? प्लीज़ कुछ तो बोल। रीति ने वंश की तरफ देखा और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। रीति, तू रो क्यों रही है? प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है तो बता चुपचाप। यार, रीति ने रोते हुए वंश को हक कर लिया और बोला, वंश मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी बुरी हूँ क्यों? रीति प्लीज़ रो मत और बता मुझे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अगले दिन करण अपने ऑफिस में बैठा था और वह रीति के बारे में सोच रहा था। रीति ने करण से बात ही नहीं की और न ही वो अपना खाना ठीक से खा रही थी। उसे रीति की चिंता हो रही थी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके कैबिन पे उसने नॉक सुनी। कम इन, उसने बोला और पियून अंदर आकर बोला, सर आपसे कोई मिलने आया है। करण सोच रहा था, तभी उसने डोर पे नॉक सुना और कहा, कम इन। पियून अंदर आया और कहा, सर आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? ओके, उसे अंदर भेज दो। ये सुनकर पियून चला गया और फिर कैबिन का दरवाज़ा खुला। करण नज़र उठाकर देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये इंसान उससे मिलने क्यों आया था। वो वंश था जो करण से मिलने आया था। अंदर आओ, करण ने कहा और वंश करण के सामने खड़ा हो गया। करण अपने हाथों से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। वंश बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। वंश थोड़ा नर्वस था, उसने कुछ कहा तो नहीं था, बस अपनी नज़र झुका ली और अपने जूते की ओर देख रहा था। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने करण की तरफ देखा और बोला, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब बोलोगे? सो प्लीज़। करण की आवाज़ सुनकर अब वंश और ज़्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि उसकी आवाज़ थी ही इतनी कोल्ड। करण समझ गया था कि वंश नर्वस है, तो उसने टेबल पे रखा पानी का ग्लास उठाया और वंश के सामने रखा और उसे पीने के लिए सारे से कहा। वंश ने ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा ग्लास पी गया। फिर ग्लास टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली और बोला, देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या यूँ कहूँ कि रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? करण ने सीधा वंश की आंखों में देखते हुए कहा। वो आगे कुछ बोल पाए उससे पहले किसी ने डोर पे नॉक किया और करण ने कम इन कहने पर एक लड़की अंदर आई। वो
ऑफिस की ही एम्प्लॉय थी। उसने करण को देखकर घबरा कर कहा, सर ये आपने डिज़ाइन शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कहा था, करण ने कहा। और उसने ओके सो में करण के हाथ में पेपर्स दिए। तुम 2 मिनट वेट करो, उसने वंश को देखकर कहा और वंश ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। करण पेपर शेक करने लगा। अचानक से उसे उसमें कुछ गलत नजर आया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने एम्प्लॉय की तरफ देखा। वो घबरा गई और अब वो जानती थी कि क्या होगा। करण अपने सीट से खड़ा हो गया और बोला, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? ये काम है तुम्हारा? इतना कहकर उसने पेपर्स उस लड़की के मुंह पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ नौकरी भी कैसे मिली। तुम सबके सब एक काम करो, ऑफिस आया ही मत करो, बस सैलरी लेने अपनी तारीख को आओ और पूरा महीना घर पे बैठ के आराम करो। आराम किया करो, क्योंकि सारा काम करने के लिए यहाँ करण कश्यप तो बैठा ही है। उस लड़की की आंखें नम हो गई और वो कुछ बोल भी नहीं पाई और करण बस गुस्सा किए जा रहा था। तुम सबके सब निकम्मे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को सैलरी दे ही क्यों रहा हूँ, जबकि तुम कुछ करते ही नहीं हो। ब्लडी अनलेस पीपल्स। उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जब बात काम की होती है, करण किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता। उसे जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। ये गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना करण के लिए नया नहीं था और ना ही उसकी एम्प्लॉय के लिए। लेकिन वहां बैठा बस ये सब देखकर घबरा गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और बिना वक्त बर्बाद किए वो करण के कैबिन से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हों। करण ने वंश को भागते हुए देखा और वो कुछ बोल पाए इससे पहले ही वंश वहां से जा चुका था। वंश और रीति दोनों आमने सामने कैंटीन में बैठे थे। रीति वंश को गुस्से से घूर रही थी और वंश बस नीचे देख रहा था। तुझे किसने कहा था उससे बात करने जाने के लिए? तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तो अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं कहा, बट तेरे पास अकल तो बिल्कुल नहीं है। रीति, आई एम सॉरी। तू रो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि उससे कहूँ कि वंश की बात पूरी होने से पहले ही रीति बीच में बोल पड़ूं कि तू उससे ये बोल दे कि वो मुझे ज़बरदस्ती आई लव यू बोल दे, है ना? वंश तू पागल है क्या? मैंने तुझसे ये सब इसलिए शेयर किया ताकि मुझे हल्का फील हो, इसलिए नहीं कि तू जाकर उससे बात करे। चाहे कुछ भी हो, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमसे प्यार करे। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी प्यार कर लूँ उससे, लेकिन वो नहीं करता मुझसे प्यार। और यही सच है। अब रीति की आंखों में जो गुस्सा था वो दर्द में बदल गया। उसके आंसू उसकी इजाज़त के बगैर बहने लगे और उसे पता भी नहीं चला। और ये बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जो उसका पहला प्यार था वो भी उसे नहीं मिला और जब फिर प्यार हुआ तो वो भी उसकी किस्मत में नहीं था। और रीति को रोता देख वंश को बहुत दर्द हुआ। वो अपनी कुर्सी से उठा और रीति के साइड में जाकर खड़ा हुआ। उसने रीति के कंधे पे हाथ रखा और रीति ने बस वंश की कमर को हग कर लिया। देख रीति, सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत प्लीज़, तू चुप हो जा। उस आदमी को कोई सेंस नहीं है, किसको हाँ बोलना है किसको नहीं बोलना है। तुझे पता है आज एक लड़की पे जल्लाद की तरह चिल्ला रहा था, वंश ने कहा ताकि रीति थोड़ा हंस दे, लेकिन वो फिर भी रो रही थी। वंश मैं क्या करूं, वो नहीं करता मुझसे प्यार और मैं बस जितना चाहे उतना उसे इग्नोर करना चाहती हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा हर्ट ना हो, लेकिन मुझे आदत हो गई है उसकी। मैं उसके मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। और वो बोल रहा था वो मुझे डिवोर्स दे देगा। ऐसे ही एक दिन रिद्धि अपने रूम में बैठी थी। ये सोच रही थी कि करण वो हर बार अवॉइड कैसे करे, क्योंकि वो हमेशा रिद्धि से बात करने की कोशिश करता था। वो अपनी सोच में थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। रिद्धि के फ़ोन पर करण की मम्मी का कॉल आ रहा था। रिद्धि ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो मम्मी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम कैसी हो? उसकी माँ ने कहा, मैं भी अच्छी हूँ बहुत। रिद्धि ने कहा, अच्छा मुझे करण से बात करनी है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उससे कहो एक बार जाकर मुझे कॉल करें। ओके, कर लोगी ना? करण की माँ ने कहा। रीति करण के कमरे में नहीं जाना चाहती थी, पर वो उसकी माँ को मना नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ उसको, अभी रखती हूँ। करण शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। वो अभी बाथरूम से बाहर आया था तो वो शर्टलेस था। वो तैयार हो रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और करण ने मुंह मुड़ कर देखा तो वहाँ रीति खड़ी थी। ये पहली बार था कि रीति के सामने करण शर्टलेस था, इसलिए वो दोनों नर्वस थे। सॉरी, एक्चुअली मैं रीति आगे कुछ बोल पाए उससे पहले किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने करण के शोल्डर पे कुछ नोटिस किया। उसने ठीक से देखा तो वो एक टैटू था, कृतिका के नाम की स्पेलिंग का। रीति ये देखकर शॉक हो गई थी। तो उसने पूछा, ये तुम्हारी बॉडी पे दीदी का टैटू क्यों है? वो रीति के क्वेश्चन से नर्वस हो गया, ये सोचकर कि अब वो सोचेगी कि वो उसे कृतिका की वजह से अपनाना नहीं चाहता। वो रीति तुम जैसा
वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने कहा, तुम दीदी से प्यार करते हो? करण के पास इस चीज का जवाब नहीं था, तो वो कुछ नहीं बोला। मतलब यहाँ भी दीदी मुझसे ज्यादा एलिजिबल साबित हो गई, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करोगे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर करण उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। रिति, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज सुनो। तुम प्लीज मत बोलो करण, और तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैं इस बार फिर ऐसी चीज की उम्मीद कर रही थी जिस पर दीदी का हक है और जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। बट अब आदत हो गई है अपनी औकात से ज़्यादा उम्मीद करने की, रखने की। लेकिन सॉरी, मुझे अपनी जगह पहले से पता होनी चाहिए थी। वो फिर बात करते करते रोने लग गई। रिति, ऐसा नहीं है, मैं कृतिका के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन शायद वो नहीं करती थी, इसलिए भाग गई। और मैंने तुम्हें वो कुछ आगे बोल पाए इससे पहले वो करण का हाथ झटक कर वहां से अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। रिति, मेरी बात सुनो, तुम गलत सोच रही हो। करण पीछे से चिल्लाया, पर वो वहां से चली गई। करण ने अपनी शर्ट पहनी और वो रिति के कमरे में गया। उसने कमरे में देखा, पर रिति वहां नहीं थी। उसे लगा ये उसका कोई बचपना है कि वो बिना बताए कहीं चली गई। वो उसे ढूंढने के लिए पूरा घर छाना, पर वो नहीं थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला गया। जबकि रिति के करण के कमरे से रोते रोते सीधा छत पर चली गई थी। वो एक कोने में बैठ के रो रही थी। रिति को अब ऐसा लग रहा था कि वो क्यों हर बार उसी के साथ ऐसा होता है कि हर कोई जिसको वो चाहती है वो उसी की बहन की वजह से नहीं उसे मिलता। जब करण ने मेरे प्यार को अपनाने से इनकार किया तो बुरा लगा था, रोना भी आ रहा था। लेकिन जब ये पता चला कि वो दीदी को चाहता है, इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो बस रो रही थी क्योंकि उसके दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी। करण रिति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने सोचा कि अगर वो अपने घर चली गई होगी तो नहीं गई। तो ये सोचकर वो रिति के घर गया। वो घर के अंदर गया तो उसे रिति के पापा को सोफे पे बैठा हुआ देखा। जब उसके पापा ने करण को देखा तो वो अपनी जगह से उठे और कहा, अरे करण, आज कैसे आना हुआ, आओ बैठो ना। और वहाँ रिति की माँ भी आ गई। नहीं, मैं बस पूछ रहा था रिति यहाँ आई है क्या? करण ने कहा। क्या मतलब, वो यहाँ क्यों आएगी? रिति की माँ ने पूछा। वो बस थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो करण कह ही रहा था, तभी रिति की माँ ने कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। पहले ये हमें परेशान करती थी अपनी हरकतों से, और अब तुम्हें। एक मिनट, आपकी बेटी कहीं चली गई और आप ये सब कैसे कह सकती हैं? करण ने गुस्से से कहा। देखो, अब उसकी शादी हो गई है तो वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, रिति के पापा ने कहा। करण शॉक हो गया कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने वक्त बर्बाद करने से सही समझा, तो वो वहां से चला गया। शाम हो गई, पर रिति फिर भी छत पे बैठकर रो रही थी। और फिर अचानक बारिश होने लगी। वो फिर भी वहां से नहीं हिली, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडे पानी को अपने ऊपर महसूस करने लगी। शाम से अंधेरा हो गया और बारिश और ज्यादा तेज हो गई, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो ठंड से कांप रही थी, उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी, और अब तो उसे बारिश की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। वो अब बेहोश होने लगी थी और उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी बॉडी ने भार छोड़ दिया और वो फ्लोर पे गिर पड़ी। अब बारिश में उसकी बॉडी भीग रही थी और उसे होश भी नहीं था। करण घर आ गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो रिति के लिए परेशान हो रहा था। तभी उसने सोचा कि हो सकता है वो घर में वापस आ गई हो। उसने पूरे घर में फिर से ढूंढ लिया, लेकिन रिति वहाँ नहीं थी। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि उसने छत पर देखा ही नहीं। वो भागकर छत पर गया। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने वहाँ रिति की बॉडी देखी। बारिश अब भी हो रही थी। वो रिति के पास गया और उसने रिति को टच किया, तो वो पूरी तरह से ठंडी लग रही थी। उसने रिति का सिर उठाकर अपने लैब पे रखा और उसके चेहरे को अपने हाथों से जेंटली स्लैप करते हुए कहा, रिति, रिति अपनी आंखें खोलो प्लीज। रिति, आई एम सॉरी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं कभी तुम्हें दुखी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। प्लीज अपनी आंखें खोलो। प्लीज रिति, देखो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। प्लीज अपनी आंखों को बंद मत रखो। करण ने रिति का हाथ पकड़कर उसे रफ करने लगा ताकि वो अपनी आंखें खोले, और इस बार करण रो रहा था। रिति को ऐसे देख के उसे दर्द हो रहा था। रिति, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा। प्लीज मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। प्लीज कुछ तो बोलो। करण के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
रिति को खोने के ख्याल से उसकी आत्मा कांप रही थी और उसे सबसे ज़्यादा दर्द इसलिए हो रहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।